हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जाती है, ये डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इस चैप्टर की कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो नंबर वाइज देखेंगे तभी समझ आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपको y की वैल्यू गिवन है, x1 की वैल्यू गिवन है और x2 की वैल्यू गिवन है। ये तीनों के तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x1 एंड x2 एंड आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यूज डिस्कस करनी है, ठीक है, और उनको इंटरप्रेट भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये जो y x1 एंड x2 हैं, इनके डाटा इस तरीके से लिख लें, y x1 एंड x2, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिखे। अब कैलकुलेशन पार्ट अगर आप इस लेवल तक पढ़ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको y मीन, x1 का मीन और x2 का मीन निकालना आता ही होगा, ठीक है। तो सिग्मा y करके n1 कर लेंगे। वही यहाँ पे भी सिग्मा, मैं यहाँ लिखना भूल गया लग रहा है, सिग्मा x1 कर लेंगे जो कि 36 आया है। और सिमिलरली यहाँ पे हम सिग्मा x2 करके इसका मीन निकालेंगे। तो तीनों का मीन निकाल लिया, ठीक है। एक बार तीनों का मीन निकाल लिया, उसके बाद क्या करेंगे? तीनों का मीन निकालने के बाद हम, जैसे y है ना, y कैपिटल है, हम इसका स्मॉल y निकालेंगे। स्मॉल y क्या होता है? y माइनस वाई मीन। अब ये जो y माइनस वाई मीन है, y मीन हमने कितना निकाला? नीचे 11। अब हम हर एक y को, जैसे 6 माइनस 11, 8 माइनस 11, 9 माइनस 11, ऐसे हर एक से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल y। अब स्मॉल y के बाद क्या करेंगे? स्मॉल y का स्क्वायर। तो जैसे -5 इंटू -5 कितना हो गया? 25। तो इस तरीके से हम स्मॉल y का स्क्वायर निकाल लेंगे और इसका टोटल कर लेंगे। सिमिलरली जो हमने y के साथ किया है यहाँ तक, ये सारा का सारा, वही हम किसके साथ करेंगे? x1 के साथ भी करेंगे और x2 के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? स्मॉल x1 निकालना है। स्मॉल x1 क्या होता है? यहाँ पे मैंने फिर गलती कर दी स्पीड में, रुको 2 मिनट, बैक नहीं, गलती नहीं की, ठीक है। x1 माइनस x1 का मीन। तो x1 का मीन कितना है हमारे पास? 6। तो हर एक x1 को 6 से माइनस कर देना है यहाँ पे, समझ गई बात। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल x1। उसके बाद स्मॉल x1 का स्क्वायर निकालना है। जैसे 7 7 49, 4 4 16, 2 2 4 0 0 0 ही होता है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? स्मॉल x1 का स्क्वायर कर लेंगे। वैसे ही हमने जो स्मॉल x2 हमें गिवन था उसका मीन निकाला, जो नीचे आया 15। तो मीन निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इसका मीन निकालने के बाद हम मीन से माइनस कर लेंगे, स्मॉल x2 निकालेंगे। स्मॉल x2 क्या होता है? कैपिटल x2 माइनस मीन। तो ये वैल्यूज़ निकाल ली हमने सारी की सारी। फिर उसमें में से स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ आने के बाद इसका टोटल कर लेंगे। आप पॉज कर करके साथ के साथ वैल्यूज़ लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद कैलकुलेशन सिखाना नहीं है आपको, स्क्वायर या मल्टीप्लाई सिखाना नहीं है। मेन मकसद है पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जब इस लेवल पे है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर ही लेंगे और कैलकुलेटर्स भी अलाउड ही होते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना है स्मॉल y x1। स्मॉल y क्या है? ये स्मॉल y है। और स्मॉल x1 क्या है? ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। जैसे ये आ गया -5 इंटू 7 -35, समझ गए बात। तो अब ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स को, तो यहाँ पे आपका टोटल निकल जाएगा सिग्मा स्मॉल y x1, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकालना है स्मॉल y x2। तो स्मॉल y तो यही है। अब x2 हमारे पास क्या है? स्मॉल x2 ये वाला। तो जैसे इसका -5 इंटू 13 -65, ऐसे दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेना आपको। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे और इसका भी आपको सिग्मा निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें स्मॉल x1 एंड स्मॉल x2 को मल्टीप्लाई करना है। ये है हमारे पास स्मॉल x1 और ये है हमारे पास स्मॉल x2। जैसे 7 इंटू 13 91, ठीक है। ऐसे दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके टोटल कर लेंगे। स्मॉल x2 x1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये सारे सिग्मे सुग्मे हमने निकाल लिए। इसके बाद हमारा मेन मकसद होगा कि हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ ये इक्वेशन में डालें। तो जो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन बनती है y ऑन x1 एंड x2, उसको ध्यान से समझना। अगर आपको ये इक्वेशंस नहीं समझ आ रही तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके जो सबसे पहली वीडियो है मल्टीपल रिग्रेशन की, वो देखनी पड़ेगी। और डिटेल में जब देखोगे और साथ के साथ नोट करोगे तो आपको ये इक्वेशन समझ आएगी कहाँ से निकली है। तो ये है y माइनस वाई मीन। फिर रिग्रेशन कॉफिशिएंट कैसे निकालते थे? y का x1 से रिलेशन, जब x1 से रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ब्रैकेट में x1 माइनस x1 का मीन, प्लस जब y वाले का 2 से रिलेशन, मतलब by x2 और x1 को कांस्टेंट मान रहे, जब
x2 के साथ रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे x2 माइनस x2 का मीन लिखेंगे और उसी के हिसाब से हम यहाँ रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालेंगे। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि ये फॉर्मूले कैसे बनते थे। ये जो पहले दो नंबर हैं by(x1), पहले दो नंबर यहाँ पे लिख लिए और जो लास्ट में बचा उसका स्क्वायर, समझ गए बात। फिर माइनस करेंगे और बाकी दो पेयर कौन से हैं, y(x1) का पेयर तो ले ही चुके हैं, अब y(x2) का पेयर बचा है, ठीक है। और दूसरा पेयर कौन सा बचा है, x1 एंड x2 का, वो हमने पीछे लिख दिया मल्टीप्लाई करके, समझ गई बात। अब इसके बाद नीचे किस हिसाब से आएगा, अब ध्यान से देखना, y को तो हमने नहीं लेना, हमने ये जो अकेले अकेले हैं इनका स्क्वायर करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका होल स्क्वायर करना है। ये फॉर्मूले किस तरीके से ड्राइव होते हैं ये मैंने पहले से ही बताया हुआ है मल्टीपल रिग्रेशन की वीडियो में, ठीक है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। कहाँ पे मिलेगी वीडियो, डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने ये सारे सिग्मे सुगमे यहाँ से तो निकाल ही हुए हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी और पुट करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन का पार्ट मैं बार बार बोली जा रहा हूँ कि मैं कैलकुलेशन का पार्ट आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई किया, कैसे डिवाइड हुआ, वो तो यार बच्चों का काम है, ठीक है। फिर दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमने क्या किया यहाँ पे, अब y का x2 से रिलेशन है तो y(x2) सिग्मा स्मॉल y x2 लिखेंगे और जो बचा है उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर लास्ट में y और x2 का पेयर तो ले चुके हैं, बाकी दो पेयर कौन से बचे हैं, y(x1) का पेयर और x1 और x2 का पेयर, वो दोनों पीछे करके मल्टीप्लाई कर दिए। और नीचे क्या लिखा, y को छोड़ के बाकी x1 और x2 है ना यहाँ पे, तो x1 और x2 का अकेले अकेले का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करके दोनों का होल स्क्वायर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ भी हम कर चुके हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं टेबल में, आपने सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है और ये वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये वैल्यू आने के बाद जब आप देखेंगे तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें वैल्यू डाल देंगे। जैसे वाई मीन भी हमने निकाला हुआ है, ठीक है, वाई मीन की वैल्यू भी हमने निकाली है। ये जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है ये भी अभी ऊपर निकाला था, x1 माइनस x1 का मीन, ये भी वैल्यू हमने निकाली हुई है। और ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू जो अभी हमने ऊपर निकाली ये, और x2 माइनस x2 का मीन, x2 के मीन की वैल्यू भी हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हम निकाल चुके हैं, इन वैल्यूज़ को हमने सिर्फ प्लॉट कर देना है, पुट कर देना है इक्वेशन में और इसको सॉल्व कर देना है। ये वाला जो 11 है उसको उधर लेके जाएंगे तो ये हमारी जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बन जाएगी, y और x1 एंड x2 बन जाएगी, ठीक है। अब हमारा मेन मकसद है आर स्क्वायर निकालना। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, एक्सप्लेन वेरिएंस, जिसको ESS कहते हैं, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। अब मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स का ये फॉर्मूला होता है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो नंबर वाइज देखिए। तो ये फॉर्मूला भी इसका होता है। तो इसमें क्या है, ये जो पहला रिग्रेशन कॉफिशिएंट है उसके साथ सिग्मा स्मॉल y x1 और जो दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट है उसके साथ सिग्मा स्मॉल y x2 मल्टीप्लाई करके ये ESS निकल सकता है। तो अब ESS और TSS किस तरीके से निकलते हैं मैंने यहाँ पे बताया। ESS का फॉर्मूला लिखा ये वाला, इसमें ये वैल्यू रिग्रेशन कॉफिशिएंट की और ये जो सिग्मे सुग्मे हमने टेबल से निकाले थे वो ये दूसरे रिग्रेशन कॉफिशिएंट की, और ये जो दूसरा सिग्मा निकाला था ये सॉल्व करके आ गया। और TSS क्या होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका फॉर्मूला है सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर। वो वैल्यूज़ हमने पहले ही टेबल में निकाली हुई है, आप अगर टेबल साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा। तो ESS को TSS से डिवाइड किया, ये आपका निकल गया 0.9676। तो ये हमारा क्या है, आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को इंटरप्रेट करना है तो कैसे करेंगे, द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 0.9676 which indicates that 96.76 variation in the dependent variable y are explained by x1 and x2 whereas 3.24% variations in y are explained by other factors। मतलब x1 और x2 के चेंज होने से जो भी वेरिएशंस y में आती हैं वो 0.96% है, उल्टा बोल गया 96.76% है, और जो 3.24% वेरिएशन है वो इन दोनों के वजह से नहीं है, वो किसी और फैक्टर की वजह से है। समझ गए इसकी इंटरप्रिटेशन। अब नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। छोटी सी वीडियो है, मतलब 10 मिनट तो हो ही चुके हैं, खैर 9 पॉइंट समथिंग, तो इसमें फॉर्मूला है बस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एडजस्टेड आर स्क्वायर मतलब आर बार स्क्वायर इज 1 माइनस आर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में n-1, नीचे n-p-1। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ डाल दी। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब मैं आर स्क्वायर की वीडियो कर रहा था तो मैंने यहाँ बताया था आपको कि ये जो p होता है ये टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, n जो होता है वो साइज ऑफ सैंपल होता है। तो ये आप नंबर वाइज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी।
तो इसमें मैंने जो प्रेडिक्टर्स हैं वो हमने कितने लिए, जो एक्सप्लानेटरी वेरिएबल्स हैं वो x1 एंड x2 हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो x1 एंड x2 हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं 6, तो यहाँ 6 -1 कर दिया, ऊपर जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी वो डाल दी और ये आंसर हमने निकाल दिया। अब इससे हमें क्या प्रेडिक्ट होता है, इसका मतलब क्या है वो डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.964 विच इंडिकेट्स दैट 94.6% वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y are explained only by the dependent क्या लिखा है मैंने, only the dependent variable that actually affect the dependent variable। यहाँ पे independent variable आना था, ठीक है। तो मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। The value of adjusted r square is equals to 0.96 indicates that 94.6% variation in the dependent variable y are explained only यहाँ मैं फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है, are explained by x1 and x2। सिंपल वर्ड्स में जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 एंड x2, उनके चेंज होने से जो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल y उसमें असल में 94.6% चेंज आता है, और बाकी जो 100 में से 94.6 को माइनस कर देंगे तो जो बाकी परसेंटेज बचा हुआ चेंज है वो किसी और फैक्टर की वजह से आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू है वो आर स्क्वायर की वैल्यू से कम आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है उस सिचुएशन में कम हो जाता है जिस सिचुएशन में हम एक और वेरिएबल ऐड कर रहे हैं और वो इररेलेवेंट है। समझ की बात? मैं आपको फिर से समझाता हूँ। अगर कोई भी वेरिएबल ऐड करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करें किसी भी मॉडल में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो बढ़ती है, मगर एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू अगर वो वेरिएबल रेलिवेंट है तभी बढ़ेगी, अगर वो इररेलेवेंट है तो उल्टा कम हो जाएगी। समझ की बात? इसीलिए आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादातर ज़्यादा होती है एडजस्टेड आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर बराबर सिर्फ तभी होंगे जब आर स्क्वायर 1 निकलेगा। समझ की बात? आप इसको पॉज कर करके साथ के साथ लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।